लाओ बुक दिखाओ। थैंक यू। प्लीज होमवर्क। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की रीजन, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की रीजन किस किसने नहीं करे, रेज योर हैंड। बाकी सबने कर लिए, ठीक है। जिन्होंने करे एक एक करके एक रीजन बोलो। अब प्लीज यार इतना तो थोड़ी सी शर्म तो आ जाओ, शर्म कर लो कि जो तुम्हारे को होमवर्क दिया जाता है 3 दिन पहले उसको कर लिया करो। क्या एक रीजन? हाई पॉपुलेशन, जिसकी वजह से सर अगर कोई काम करने की जो जगह है वहां पर एक की बजाय 3 3 4 4 लोग काम कर रहे हैं। दीपा दूसरा रीजन इलिटरेसी है कि अगर जो इलिटरेसी है ना वो कहीं ना कहीं इस चीज को ना समझा नहीं पा रही है लोगों को कि प्रोडक्टिविटी ज्यादा बेटर, ज्यादा बड़ा कंसेप्ट होता है रेदर देन दी एम्प्लॉयमेंट। कि कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है उससे ज्यादा इंपैक्टफुल होता है कि कितना ज्यादा प्रोडक्टिविटी पर इंपैक्ट आ रहा है। ठीक है कि नहीं? ओके। और किसने करा रीजन करे एक रीजन कोई? जॉइंट फैमिली सिस्टम जो था ना, ये जॉइंट हिंदू फैमिली जो हमारे हम लोग जो बचपन से पढ़ते आए हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर एरिया में या रूरल एरिया में। किसका? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट का। बच्चों ध्यान रखना, अगर कॉजेज आ गए या रीजंस आ गए ना डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट के तो पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट के ऊपर थोड़ी सी हमने चर्चा करी थी कि जो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है इसके ऊपर हम लोगों ने चर्चा करी थी कि ठीक है कि कहीं ना कहीं जितनी ज्यादा एजुकेशन हम लोग ले रहे हैं बट उसके हिसाब से हमारे को क्या नहीं मिल रही? जॉब्स नहीं मिल रही। अब जब जॉब्स नहीं मिल रही तो दो सिचुएशन आएंगी सर। कितनी सिचुएशन आएंगी? दो। या तो बंदा कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड रहेगा, या तो पर्सन क्या रहेगा? कंप्लीटली अनएम्प्लॉयड, या फिर क्या रहेगा? अंडर एम्प्लॉयड। क्या रहेगा चेतन? दोनों का मीनिंग, एक का तो मीनिंग क्लियर है, एक का मीनिंग क्लियर करोगे? अंडर एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है? सब जने प्लीज ध्यान सुनेंगे। जितनी उसकी कैपेबिलिटी है। ओके, एक एग्जांपल देके समझाओ जरा। जितनी उसके पास स्किल्स है जिसके लिए उसको मार्केट में 60,000 रुपए मिल सकते हैं। आगे आप लोगों ने कई बार सुना होगा कि उसने बीएससी कर रखी है, बीबीए कर रखा है, बट वो गार्ड की नौकरी कर रहा है या वो रेडी लगा रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि काम छोटे बड़े की बात नहीं कर रहा हूं, जो जितना डिजर्विंग है बट उससे वो कम अर्न कर रहा है, तो दैट सिचुएशन इज कॉल्ड अंडर एम्प्लॉयड। या फिर अकॉर्डिंग टू डेटा या अकॉर्डिंग टू लॉ, आप लोगों को पता होना चाहिए कितने एक दिन में कितने आवर्स काम किया जाता है? 8 आवर्स। जनरली जो टाइमिंग है 10 से 6 है। तो अगर मैं देखूं वीक में कितने, 6 दिन हमारे इंडिया का कंसेप्ट है सर, तो कितने आवर्स काम हो गए सर? 48 आवर काम हो गए। तो अगर कोई 8 घंटे से कम की जॉब जिसको मिल रही है मजबूरन किसी रीजन की वजह से, जैसे उसको बस 3 घंटे या 4 घंटे ही काम मिल पा रहा है, मिलना चाहिए कितने आवर्स? मिल कितने पा रहा है? 3 या 4 घंटे, तो उसको भी क्या बोला जाएगा? अंडर एम्प्लॉयमेंट। लेकिन हमारी कंट्री में जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का कंसेप्ट है ना, जो चेतन ने एग्जाम्पल समझाया ना, वो एग्जाम्पल ज्यादा है। पढ़े लिखे हैं, बीबीए कर रखा है, एमबीए कर रखा है, ये बीएससी कर रखा है, बट जॉब मजबूरी में कौन सी करनी पड़ रही है? कोई गार्ड की, कोई चपरासी की नौकरी करनी पड़ रही है, या कोई रेडी लगानी पड़ रही है, एक्सेट्रा। ऐसे कंसेप्ट को क्या कहा जाता है? अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो प्लीज एक मीनिंग लिखो, उसके साथ शुरुआत करेंगे। ध्यान रखना एजुकेशन की फील्ड में ज्यादा नजर आएगा, तो लिखो जरा अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट सिचुएशन। हाँ जी, अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स दैट सिचुएशन when
people are getting less salary according to their according to their deserving according to their deserving capacity. According to their deserving capacity. ठीक है जी. This type of situation we are facing in educated youth or people. ठीक है. डन. ठीक है. दूसरा मीनिंग लिखे उसके बाद जरा. एक मीनिंग लिख रहे हैं सर, कौन सा बोलो. सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. अगर मैं आपसे पूछूं, क्वेश्चन मेरा ये पुट कर रहा हूँ मैं, दक्ष आपसे क्वेश्चन पुट करूंगा बच्चे. जो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है ये किस सेक्टर में ज्यादा देखने को मिलता है? एग्रीकल्चर में. किसमें? ध्यान रखना पेपर में ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन आया हुआ है. एक्सप्लेन टू अनएम्प्लॉयमेंट इन द एग्रीकल्चर सेक्टर. एक जो पिछली क्लास में करी थी, कौन सी, और दूसरी सीजनल. दक्ष थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर दो एक लाइन में इसको. जैसे कोई लेबर होती है धान वाली, तो बस उस सीजन में ही काम कर सकती है, वो वीट वाले सीजन में या नहीं. अगर आप देखो एग्रीकल्चर किस सेक्टर को देखो ध्यान से, पहला पॉइंट तो हमें पता है कि दो ही प्रकार की फसलें उगती है साल भर में, रबी और खरीफ. अब जितने टाइम वो सीजन है तब तक तो वो रोजगार है, उसके बाद वो क्या हो गए? अनएम्प्लॉयड. एक दक्ष ने एक एग्जांपल ऐड करा कि कोई लेबर है जो कटाई के लिए बुलाई गई, धान के लिए बुलाई गई. जब धान की कटाई हो रही है तब उसको जॉब मिला हुआ है, अगर वो धान में स्पेशलिस्ट है तो. बाकी जो किसी और प्रकार की फसल है फिर उसको जॉब नहीं मिला हुआ. तो यानी कि जब सीजन होगा तो जॉब है, सीजन नहीं तो जॉब भी नहीं. तो ऐसे ही अनएम्प्लॉयमेंट को क्या बोला जाएगा? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट. जरा मीनिंग लिखो फटाफट से. seasonal unemployment refers to the situation when farm workers are out of job during off season. during off season ऑफ डबल ओ एफ ओ डबल एफ वाला ऑफ. हाँ, ओ डबल एफ. इसका मतलब क्या होता है? जब सीजन बंद हो गया, ड्यूरिंग ऑफ सीजन. ठीक है. अगली लाइन में इसमें ऐड करो. इट इज एस्टिमेटेड दैट a farmer who grow one crop in a year who grow one crop in a year usually remain. ये लाइन हाईलाइट रखेंगे जब बोलूंगा. usually remain
remain unemployed, unemployed for 5 to 7th month, for 5 to 7 months. ठीक है, डन। ठीक है जी, ये हो गया। उसके बाद एक और मीनिंग लिखे जरा, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। बाकी एजुकेटेड, फ्रिक्शनल, स्ट्रक्चरल करवा चुका हूं। कौन से चैप्टर में करवाया था? मैक्रो के अंदर कराया था, ध्यान रखिएगा, जब वहां पे टॉपिक शुरू हुआ था फुल एम्प्लॉयमेंट का, उस टाइप पे करवाया था। ठीक है, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ जी, इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट को अगर डिफाइन करना हो तो कौन करना चाहोगे? जागृति? हाँ, कोई नहीं, बोलो। हाँ, इंडस्ट्री में जो लोग अनएम्प्लॉयड रहते। ओके, प्रिया, क्या मीनिंग बनना चाहिए इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट का? सोचो, दिमाग लगाओ सब जने। राधिका, प्रियंका, नैन्सी, ओके, श्रुति, कनिका, डिम्पी, जागृति ने बोला, डिम्पी, अनस्किल्ड लोग होते हैं। ठीक है, इंडस्ट्री में। ओके, प्राची, नंदनी, नो आइडिया, मिस्ट्री, वर्डों को थोड़ा देखो। जयकिता, रिया, वो ये की बात आ गई कि अनस्किल्ड है, तो इसलिए वो अनएम्प्लॉयड है इंडस्ट्री के अंदर। इलिटरेसी है, इसलिए वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे। बिल्कुल, मशीन्स के इंट्रोडक्शन से जॉब चली जाती न्यू मशीनरी आई, लोग उसके साथ मैच नहीं कर पा रहे अपनी स्किल्स को, स्किल्स मैच नहीं हो पा रही, तो इसलिए वो क्या हो गया? अनएम्प्लॉयड। ये होगा आपका कहने का सेंस, है ना? ओके, जय, प्रोडक्शन कम करना है तो ज्यादा लेबर को निकाल दिया, यानी कि आपने बोला एक्स्ट्रा लेबर को आपने जॉब से जो निकाल दिया, वो हो गई इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। नहीं, ठीक है, अब जरा सुनो ध्यान से। पहला पॉइंट जरा समझो, मैंने पिछली क्लास में भी डिस्कस करा था कि जो गांव देहात से लोग माइग्रेट होके आते हैं, वो किस तलाश में आते हैं? जॉब की तलाश में आते हैं। उनको जॉब कहां मिलने की तलाश है? शहर में। किस जगह पर? या तो मजदूर बनेंगे या फिर फैक्ट्री। मजदूर हो गए तो बात एक अलग है, अदरवाइज हो जाएंगे कहां पर? फैक्ट्री। फैक्ट्री का मतलब हो गया इंडस्ट्रियल सेक्टर। फैक्ट्री का मतलब क्या हो गया? इंडस्ट्रियल सेक्टर। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर जॉब्स हैं तो लिमिटेड ही, जॉब्स हैं तो लिमिटेड ही। तो जैसे मान के चलिए एक फैक्ट्री के अंदर जॉब्स की अपॉर्चुनिटी निकली थी, मान लीजिए 1000, अप्लाई करा कितने? 1500 लोगों ने। 1000 लोग तो इन हो गए, 500 लोग क्या हो गए? आउट। तो आप इंडस्ट्री में जॉब करने के लिए आए थे, बट ड्यू टू या तो आपकी स्किल्स, या आपके अंदर वो इलिटरेसी, या तीसरा रीजन आप लोग ये बोल सकते हो कि जैसे जो दक्ष ने बोला कि कोई न्यू मशीन ऐड हुई है। ये बात आपको पता होनी चाहिए, जब कंप्यूटर आए थे ना सर, तो लोगों ने ना बड़ा विद्रोह करा था। और अभी लोग विद्रोह किसका कर रहे हैं? एआई का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लोग बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म कर रहे हैं कि यार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, सबकी जॉब खत्म हो जाएगी, सब बेरोजगार हो जाएंगे, वगैरह 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 वगैरह। सेम पैटर्न 90s के दौर में हुआ था, जब कंप्यूटर
लॉन्च हुए थे इंडिया के अंदर। जब कंप्यूटर लॉन्च हुए तो क्या समझ में आया भाई, अरे यार ये तो एक कैलकुलेटर भी यही है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी यही संभाल रहा है, पेंटिंग भी यही कर रहा है, ड्राइंग भी यही कर रहा है। कंप्यूटर सब कर लेता है ना। कंप्यूटर में ड्राइंग भी पॉसिबल है, कंप्यूटर में ग्राफिक डिजाइनिंग भी पॉसिबल है, कंप्यूटर में वीडियो एडिटिंग भी पॉसिबल है, कंप्यूटर में बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी पॉसिबल है, कंप्यूटर में कैलकुलेशन भी पॉसिबल है, एन नंबर ऑफ चीजें। बट सर कहीं ना कहीं जिनको करना है सर उन्होंने उस फील्ड में भी बहुत कुछ और ऑप्शंस निकले। तो अब मान के चलो एआई आया, बट आप उसको मैच अप नहीं कर पा रहे सर, आप अपनी स्किल्स को डेवलप नहीं कर रहे हो, तो आप क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड रहोगे। क्या रहोगे, अनएम्प्लॉयड रहोगे। तो यहां पे ध्यान रखना, इंडस्ट्री में जो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होगी, एक्स वाई जेड रीजन कोई भी हो सकता है। आज एआई है, कल कोई और नया वर्ड होगा, तो एक्स वाई जेड रीजन कोई भी हो सकता है। तो जो इंडस्ट्री में अनएम्प्लॉयमेंट रह गई, दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज नोन एज इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। अब वो स्किल्स के कारण रह गई, वो न्यू मशीनरी लॉन्च होने के कारण हो गई, वो इलिटरेसी के कारण हो गई, या एक्स्ट्रा लेबर को बाहर निकालने का कंसेप्ट हो गया, रीजन कोई भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है सिनेरियोस के ऊपर। तो वो अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगी इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो जरा मीनिंग लिखो पहले फटाफट से। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू, industrial unemployment refers to the unemployment among the illiterates, unemployment among the illiterates, comma unskilled who willing to work in industrial sector, who willing to work in industrial sector। ठीक है, मैं 1 मिनट में आया जरा।
हाँ जी बच्चों, प्लीज इसमें एक लाइन लिखो आगे। विद द इंक्रीज इन, अगली लाइन रहेगी इसमें, विद द इंक्रीज इन size of urban population। अगर कभी पूछ लिया जाए 1 मार्क में कि वाई इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट इंक्रीजिंग, तो एक तो लगातार शहरों में पॉपुलेशन बढ़ रही है, और वो बढ़ क्यों रही है? क्योंकि माइग्रेट होके लोग आ रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने लिखा विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन एंड द माइग्रेशन ऑफ पॉपुलेशन, the migration of population from rural to urban industrial areas। ठीक है, फुल स्टॉप। अर्बन इंडस्ट्रियल एरियाज। ठीक है, ठीक। एक और पॉइंट इसमें ऐड कर दो। अब जितनी तेजी से पॉपुलेशन बढ़ रही है शहरों में, बट उतनी तेजी से इंडस्ट्रियल जॉब्स नहीं बन पा रही। तो कहीं ना कहीं जो इंडस्ट्रियल जॉब्स की स्पीड है, पेस है, वो काफी क्या है? कम है सर, स्लो है। तो इस पॉइंट को लिखो जरा इसमें सेकंड में, द स्लो पेस ऑफ द, सेकंड लिखो रीजन, द स्लो पेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, द स्लो पेस ऑफ industrialization is unable to get, या टू गेट की जगह ना, टू जनरेट, unable to generate sufficient employment opportunities, sufficient employment opportunities। चलिए सर, ठीक है। अब अगर क्वेश्चन आए 1 मार्क में कि अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है, उसके सोर्सेस कौन कौन है? तो एक दो सोर्सेस आपको पता होने चाहिए। लिखो जरा, छोटी सी हेडिंग डालो, 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डेटा? अनएम्प्लॉयमेंट के डेटा कौन कौन कलेक्ट करके दे रहा है? तो एक पहले नंबर पर तो क्या है? सेंसस ऑफ इंडिया। सेकंड नंबर पर है एनएसएसओ। तीसरे पर सीएसओ। सीएसओ याद है ना, सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन, एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियडिक लेबर फोर्स ऑफ लेबर फोर्स।
ठीक है जी। एनुअल रिपोर्ट ऑफ पीरियोडिक लेबर फोर्स, ये 3-4 एग्जांपल आपको ध्यान रखने, ठीक है। डन। उसके बाद बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो हम लोग 7th 8th से पढ़ते आ रहे हैं लगातार, क्या होगा क्वेश्चन वो? कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। 8th क्लास में पहली बार पढ़ा था, बेरोजगारी के कारण क्या है कंट्री के अंदर। वो सिमिलर क्वेश्चन आज भी आपके लिए यहां पर है, ठीक है। तो जरा उसी क्वेश्चन को लिखते हैं फटाफट से। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। एक बार पहले नेट से करवाता हूँ इस क्वेश्चन को, तुम्हारे को कुछ इमेजेस वगैरह दिखेंगी तो शायद दिमाग ज्यादा एक्टिवेट हो। ठीक है, सबसे पहले नंबर पे बोलो भाई, पॉपुलेशन का बढ़ना है। पहले इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ वरना तो दिखेगा नहीं। बट वहां से इंक्रीज हो गया, हाँ ठीक है। पहले नंबर पे आ गया पॉपुलेशन ग्रोथ। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के लिए एक वरदान की जगह अभी तक अभिशाप बना हुआ है। क्यों? आप लोग रेलवे देख लो, भीड़ दिखेगी। आप कोई मेट्रो स्टेशन देख लो, वहां पर भीड़ मिलेगी। आप जॉब्स के लिए, अगर कोई चपरासी की जॉब भी निकलती है ना सर, तो उसके लिए भी ना, अगर मान लो 100 जॉब्स निकली है ना, तो वहां पे ना 10,000 1 लाख कई लाख लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो ये सीधे तौर पे दर्शा रहा है कि एक एक जॉब के लिए ना कई हजार लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं। और वो सीधा फैक्ट यही है कि कहीं ना कहीं पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। मैंने आप लोगों को जब ये चैप्टर का स्टार्टिंग का कंसेप्ट चल रहा था वर्कफोर्स वाला, तो बताया था अगर मैं आंकड़ों की तरफ जाऊं तो ऑन एन एवरेज हमारी कंट्री में लगभग कितने लोग अभी अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं? 13 करोड़। लेबर फोर्स थी 60 करोड़ और वर्क फोर्स थी 47 करोड़। लेबर फोर्स का मीनिंग क्या था? जो लोग काम करना चाहते हैं। वर्क फोर्स का मतलब क्या था? जिनको काम मिल गया। तो बचे कितने? 13 करोड़, जो कि कहीं ना कहीं किस कैटेगरी में घूम रहे हैं? अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में घूम रहे हैं। सर 13 करोड़ का मतलब है बहुत बड़ी पॉपुलेशन। मैंने अगर कंट्री के बेसिस पे बताऊं तो 4 ऑस्ट्रेलिया समा जाए सर, 4 भी नहीं 5 ऑस्ट्रेलिया समा जाए। ऑस्ट्रेलिया की मैंने पॉपुलेशन से कंपेयर करा था कि 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन है ऑस्ट्रेलिया की, लगभग लगभग 5 ऑस्ट्रेलिया समा जाए सर इस अनएम्प्लॉयमेंट के कारण। ठीक है, तो पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा रीजन है। दूसरा, हमारी कंट्री डिग्री ओरिएंटेड हो गई है। क्या ओरिएंटेड हो गई है? होना क्या चाहिए था? वेरी नाइस, नॉलेज ओरिएंटेड होना चाहिए था, बट हमारी कंट्री हो गई है डिग्री ओरिएंटेड। आज जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो नॉलेज की बजाय डिग्री बेच रहे हैं सर। अब किसी भी मास्टर की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आप बैचलर की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की, तो कई सारी सर, इतनी सारी यूनिवर्सिटीज आ गई हैं जो आपको ऑनलाइन पेपर कराएगी। यहाँ पेपर कर दो, हो गया पास, ठीक है। अब क्या होता है सिचुएशन? एक तरफ पेपर खुला हुआ, एक तरफ गूगल। गूगल बाबा की जय। क्वेश्चन लिखते जाओ और मतलब बोलते जाओ, तुरंत आंसर टिक 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 टिक। सर जब इतना कन्वीनियंट कर दोगे तो कौन पढ़ेगा? कौन पढ़ेगा सर? किसी को पढ़ाई मन से अच्छी लगती है? बताओ कौन है जिसको अगर मन से अच्छी लगती है पढ़ाई? नो वंस, किसी को नहीं अच्छी लगती सर। और तुमने सुविधा और इतनी कर दी कि भैया गूगल के साथ
तो पॉइंट ऑफ व्यू सर आजकल के टाइम पे क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है ना सर, मैं एक चीज बताता हूँ, मेरा पर्सनल बड़ा क्वेश्चन है, मैं बड़ा फील करता हूँ आजकल के बच्चों को ना। पहली बात तो जब मैं बैग देखता हूँ ना, जो छोटे बच्चे हैं जो दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी में, इतना भारी बैग है ऐसे कर चुके। पहला पॉइंट, उसमें उनकी किताबें कंप्यूटर की, ईवीएस की, मैथ्स की, इंग्लिश की, जीके की अलग, ये अलग, और लिखा हुआ बिल्कुल प्योर इंग्लिश जो मुझे तो समझ में नहीं आ रही, और उम्मीद करता हूँ तुम्हें भी नहीं आती होगी क्योंकि तुम मेरे जैसे ही हो, पता है पता है, फिर भी आना तुझे मेरे पास ही पड़ रहा है ठीक है कि नहीं? उसके पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, उन बच्चों से ना आप बेसिक जनरल नॉलेज के सवाल पूछोगे ना, दे आर कंप्लीटली डम, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, बस उनको ये पता कि किताब में जो लिखा बस उतना ही काफी है। मैं रियलिटी बता रहा हूं, आप और फर्दर कुछ पूछ लो। जैसे हमारे को, जब हम लोग थे तो हमारे को ना सोसाइटी के बारे में बताया जाता था, जितना मुझे याद है। आज के स्टूडेंट्स को वो ईवीएस की बुक पकड़ा दी है। पहली बात तो ईवीएस की फुल फॉर्म में बड़े लंबे टाइम ज्यादा गया, पता लगी इन्वायरमेंटल स्टडी होता है, या अभी भी गलत हूं, यही होता है। तो आजकल की जो एजुकेशन है ना, प्लीज, आजकल की जो एजुकेशन है ना, उसमें ना कंपटीशन ज्यादा है एज कंपेयर टू स्किल्स, दिखावा ज्यादा है एज कंपेयर टू स्किल्स। अगर आप ध्यान से समझो तो थोड़ी बची कुची कसर जो है सर, वो हमारे परिवार वाले, हमारे परिवार वालों को ज्यादातर, मैं हर किसी को नहीं कहूंगा, कुछ पेरेंट्स इतने अच्छे हैं कि समझते हैं कि यार स्किल्स बहुत जरूरी है। कुछ परिवार वालों को बोल दो कि मुझे ये कोर्स करना है, क्या करेगा, 12th तक की पढ़ाई करी, उससे तो तुम कुछ कर नहीं पाए। हमारा मोटिवेशन वैसे ही खत्म, मोराल वहीं तोड़ दिया इन्होंने। तुम बोल के देखो कि तुम्हें मॉडलिंग करनी है, या मान के चलो तुम्हें फैशन डिजाइनिंग करनी है, तुम्हारे को ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बता देंगे ना कि भैया घर बैठ जाओ आराम से, या तुम सीए या कुछ और भी करना चाहते हो। तो पॉइंट ऑफ व्यू मेरा कहने का है कि कई सारे स्टूडेंट्स या कई सारा जो यंगस्टर है ना, वो किसी पर्टिकुलर फील्ड में जाना चाहते हैं ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं ना, वो भी बैरियर बन जाते हैं कई बारी। ठीक है, हर बारी नहीं, कई बारी बोल रहा हूँ, कोई पता लगे घर पे जाके बताओ और घर वालों का फोन मेरे पास आए। तीसरा, जो हमारी कंट्री सबसे ज्यादा दिक्कत फेस कर रही है, जो मैंने पिछली क्लास में बताया था, एमएनसीज के अंदर सारा कुछ टेक्निकल होने के कारण हमारी कंट्री में जरूरत है लेबर फोर्स की, बट कंपनी या जो एमएनसीज है वो कैपिटल इंटेंसिव, कौन सी टेक्निक को फॉलो कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव। और टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होगी, लेबर को कहीं ना कहीं घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, लेबर को घर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। इसलिए कहा जाता है, अगर तुमने खुद को, अपने आप को टाइम के साथ स्किलफुल या अपग्रेड नहीं कराना सर, बहुत जल्द तुम्हारा पत्ता साफ होगा, तुम्हारी जगह कोई और लेगा, ये ध्यान रखना। इसलिए हमेशा आफ्टर 12th या ग्रेजुएशन, जब भी तुम लोग जॉब के लिए उतरोगे, अपने आप को इंप्रूव करते रहो समय के साथ। कोई नई चीज आ रही है मार्केट में, ट्राई करो, गलत होगा, जैसे चैट जीपीटी आया, बी ऑनेस्ट, आज तक चैट जीपीटी का यूज किसने नहीं करा है, बी ऑनेस्ट, आज तक एक बार भी चैट जीपीटी नहीं करा यूज। 1 2 3 4 5 6 7 8 करो यूज, जितना ज्यादा यूज करोगे उतना अच्छा है सर, क्योंकि बाहर जब निकलोगे ना 12th के बाद, तो कंपनी पूछेगी भाई 5 मिनट के अंदर फटाफट से परफॉर्मा तैयार करके दो, लिखोगे क्या बैठ के, चैट जीपीटी बोलो परफॉर्मा, वो सारा कुछ कॉपी पेस्ट करके भेज दिया। आजकल हार्ड वर्कर साइड हो चुके हैं, स्मार्ट वर्कर्स का जमाना है सर, ध्यान रखना इस बात को। टेक्नोलॉजी को यू हैव टू अडॉप्ट, अगर अपने आप को समय, अपने आप के अंदर समय के साथ टेक्नोलॉजी आपने अडॉप्ट नहीं करी, गड़बड़ रहेगा मामला। हमारी कंट्री के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो है, जिस तरीके की हमारी जीडीपी है ना सर, उस हिसाब से हमारी कंट्री की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है सर। जब जीडीपी हमारी 3 रुपए की और पॉपुलेशन हमारे पास बैठी है 15 रुपए के हिसाब की, जीडीपी हमारी 3 रुपए की मान लो, और पॉपुलेशन कितनी बैठी है 15, यानी कि 5 बंदों के हिस्से में 1 रुपया आ रहा है, एक तरीके से देखा जाए तो हमारी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन जब तक नहीं बढ़ेगा, ग्रोथ, यहाँ पे जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड आता है दीपा, जब भी इकोनॉमिक ग्रोथ वर्ड आता है बच्चे, तो क्या एक्सप्लेनेशन होती है, इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या होता है? बहुत सिंपल डेफिनेशन है दीपा, याद करो, आपने कई बार सुनी भी होगी क्लास के अंदर। इकोनॉमिक ग्रोथ का सीधा सा मतलब होता है जीडीपी बढ़ना, किसका बढ़ाना, और जीडीपी कब बढ़ेगी, जब गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, सिंपल।
गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ रीजन, इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट इन सर्टेन सेक्टर्स कैन कंट्रीब्यूट टू अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे ज्यादा जो इनसफिशिएंट इन्वेस्टमेंट है वो है एग्रीकल्चर में। एग्रीकल्चर में जबकि सबसे ज्यादा लेबर लगी हुई है, कितने परसेंट लेबर लगी हुई है? लगभग 44% लेबर लगी हुई है। और इन्वेस्टमेंट के नाम पे सर एग्रीकल्चर जीरो, एग्रीकल्चर जीरो है सर। आज भी कई जगहों पर ना जो खेती है वो बैल से ही करवाई जा रही है। आज भी कई सारे किसान सिंचाई के लिए, इरिगेशन के लिए किस पे डिपेंड है? मॉनसून पे डिपेंड है सर, परमानेंट सोर्स नहीं है। जबकि आपको याद ही होगा ना सर, इनका परसेंटेज कितना है वर्कफोर्स का? बोलो 44। और जीडीपी में कंट्रीब्यूशन लगभग कितना था? 16%। सीधे तौर पे पता लग रहा है कि बैकवर्ड है। 44% लोग जीडीपी में पूरी कंट्री के लगे हुए एग्रीकल्चर में, बट एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट सिर्फ कितना कर पा रही है? 16%। कितना कर पा रही है? 16%। डिमांड डेफिशिएंट अनएम्प्लॉयमेंट वेयर देयर इज नॉट इनफ डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज कोमा प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट कैन डिक्रीज। जब गुड्स एंड सर्विसेज की प्रॉपर डिमांड नहीं होगी ना मार्केट में, तो जो मालिक है उनको जॉब से बाहर निकालेगा भाई। कंपनी को प्रॉफिट नहीं हो रहा। कोविड में क्या हुआ था? क्यों निकाला था जॉब से? सब कुछ बंद, डिमांड हो ही नहीं रही, तो कंपनी का प्रॉफिट हो नहीं रहा। कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा तो कहीं ना कहीं डेफिनेटली लोगों को जॉब से निकाला जाएगा। इसका एक लाइव एग्जांपल समझाता हूं, मैंने बीएसटी में बताया था पिछली क्लास में। पहले आप लोग इसको नोट करो, चलो फिर एक बार चर्चा करते हैं। और आखिरी पॉइंट वही है, इनसफिशिएंट एग्रीकल्चर सेक्टर। फटाफट से सारे पॉइंट लिखो, पॉइंट्स लिख लो घर पे जाकर आराम से तसल्ली से। अगर चाहो तो सेम क्वेश्चन नेट से निकाल के ना यही निकलेंगे पेजेस। क्या आपको टेस्ट चाहिए थे ना? शिट, मैं कल उनसे डिस्कस करना भूल गया। कुछ ध्यान, मैं वही सोच रहा था, कुछ ध्यान ना रहा है, कुछ ध्यान लेकिन बोल नहीं पा रहा कि क्या मिस हो रहा है। यार दोनों बुक्स पढ़ाओ। अकाउंट्स का पेपर कब है? 12, तो 15 को है ना हमारा इको को, 2 दिन बचे। तो अभी पढ़ो ना, अभी से क्या कर रहे हो? पढ़ो, रिवाइज करो। फेयरवेल कब है स्कूल का? ओम शिवाम शिवाम सस्ते नशे, तार चिपट गई छाती पे है। डांस वांस करो, मस्ती। पेपर पेपर गया तो होते रहते। इंडियन इको पढ़कर आओ, फिर इंडियन इको का टेस्ट होगा पूरा, ठीक है? पूरी इंडियन इको, ठीक है? अब इसमें आप कुछ भी चेंजेस नहीं करवाओगे। इंडियन इको का ही सिर्फ मतलब टेस्ट जो होगा वो 40 नंबर के हिसाब से करूंगा फिर, ठीक है? कि जो क्वेश्चन होंगे वो अलग अलग जगहों से उठा के आपके सामने रखने पड़ेंगे। इंडियन इको पढ़ लेना भैया, ठीक है जी? एमसीक्यू होंगे 10, एमसीक्यू होंगे 10 बस, ठीक है? देन ये इसमें एक पॉइंट ऐड करो।
लिख लिए पॉइंट, ये एक पॉइंट इसमें ऐड करेंगे हम लोग। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, जो मैं यहां बोल रहा था ना पॉइंट, उसको अलग से बना लो एक पॉइंट। लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ठीक। एक और रीजन ऐड करो, डिके ऑफ, डिके, DECAY, डिके ऑफ कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। कोटेज मतलब जो कुटीर उद्योग होते हैं ना, हाँ जी, इसी पॉइंट को दोबारा बोलूं, डिके ऑफ कोटेज, COTTAGE, कोटेज एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्री। कई पिछड़े इलाकों में जो कुटीर उद्योग होते हैं, छोटे छोटे जो घरों में उद्योग होते हैं, जैसे कि हैंडीक्राफ्ट ही मान लो, वो जब से खत्म हुए ना सर, उन लोगों के पास कोई खास जॉब के ऑप्शन है नहीं सर, तो वो भी एक रीजन बनता है बेरोजगारी बढ़ने का। और जितनी ज्यादा रूरल एरिया में बेरोजगारी बढ़ेगी, उसका दबाव कहां बढ़ेगा, अर्बन एरियाज पे। कहां पर बढ़ेगा, क्योंकि वो लोग माइग्रेट होके कहां पर आएंगे, अर्बन एरियाज में आएंगे। ठीक है जी। अब इस चैप्टर का आखिरी पड़ाव, हेडिंग डालो, गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम्स / इंसेंटिव्स। ध्यान रखेंगे, ठीक है, प्लीज सुनिए जरा। जो गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉलिसीज बनाई हैं, अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा ना मनरेगा, सबने सुना होगा। मनरेगा का असली पर्पस क्या है, जरा कोई जना बताएगा। अगर आपको रोजगार नहीं मिल रहा है तो साल के 100 दिन का बेरोजगारी भत्ता, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस सरकार आपको देगी। क्यों, कि उसके पास पैसा हो सके कि वो कुछ अपने जीवन को सर्वाइवल कर सके। इसी तरीके से अलग अलग टाइम पे ना अलग अलग ना योजनाएं चलाई गई, जैसे प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना, नाम से पहचानो, प्रधानमंत्री शहरी रोजगार योजना कहां पर चली होगी, शहर में। ठीक है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, ग्राम का मतलब क्या होता है, गांव, ग्राम यानी कि गांव को उदय करने के लिए जो योजना चली, यानी कि उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने के लिए, अगेन एम्प्लॉयमेंट। तो हम कुछ स्कीम्स और कुछ पॉलिसीज का डिस्कशन करेंगे जो हमारे को हो सकता है पेपर में 1 या 3 मार्क्स के क्वेश्चन में देखने को मिल जाए। अगर और कुछ नहीं आया तो ये दे देंगे। तो मैं आप लोगों को अगली क्लास में अलग अलग जो स्कीम्स है और अलग अलग जो इंसेंटिव सरकार ने लिए हैं उसको बताने की पूरी कोशिश करूंगा कि वो मैं आपको समझा सकूं। ठीक है, टिल देन आप लोग पढ़िए, रिवाइज करिए चीजों को। धीरे धीरे टाइम कम होता जा रहा है, और अपनी एनुअल फंक्शन की फीस प्लीज टाइमली डिपॉजिट कर देना, उसमें डिले मत करना, हाथ जोड़ के विनती है। कहो तो पैर भी जोड़ दूं, ठीक है, मत्था भी टेकूं तुम लोगों के आगे। डरता तो ना हूं, जब मैं शी जिनपिंग से नहीं डरा तो इससे क्या डर, ये ऑनलाइन वालों से क्या डरूंगा। ये